नमस्कार, यूपी टेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है मैथ की, जिनमें कुछ प्रश्नों को हम सरलता से हल करना सीखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 11.11 0.11 0.011 का माशापा महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों, पहली बात, जिनको आता है ये प्रश्न वो भी पैनिक ना हो, और जिनको नहीं आता है वो भी पैनिक ना हो, क्योंकि मैं बड़े बड़े धुरंधरों को देखा हूँ कि छोटे छोटे सरल प्रश्नों में फंसते हुए दिखाई दिए हैं। कठिन से कठिन प्रश्न तो वो हल कर ले जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही सरल होता है और चुटकियों में हल हो सकता है, उसी में वो फंस जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सवाल को हल करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ दिया है 11.11। दिक्कत यही है कि यहाँ जो दशमलव दिया है ना, इसी की वजह से सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है। तो सबसे पहले इन तीनों में से दशमलव को हटा लेंगे, क्योंकि एक संख्या 11 है, इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। 11.11 लिखेंगे, बटे 100 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। क्यों करेंगे? जब दो अंकों पे लगा है दशमलव तो 100 से, 3 अंकों पर लगा है तो 1000 से, एक अंक पे लगा है तो 10 से। ऐसे ही इसका तरीका होता है। तो अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 11.11 बटे 100 होगा। और दो अंक पे दशमलव है तो दो अंक गिन लेते हैं, 1 2, और इधर से लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इधर से मत लगाइएगा, बाएं तरफ से नहीं, हमेशा दाएं तरफ से गिनना है और दाएं तरफ से लगाना है। अब देखिए, तो ये आएगा 1111 बटे 100। ठीक है, पहला आपको डिजिट मिल गया जो दशमलव विहीन है। दूसरी संख्या है आपकी 0.11। तो दशमलव के बाद दो अंक है तो हम 100 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और लिखेंगे 1100 बटे 100। तो दो अंक के बाद दशमलव है तो दो अंक पे बाद इसमें भी लगा देंगे, तो 1 2 और 0, ये लिखा जाएगा 11 बटे 100। दूसरी संख्या हमें मिल गई। अब तीसरी संख्या है 0.011। 0.011 बटे, अब देखिए इसमें 3 अंकों के बाद दशमलव है तो हम 1000 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 1000 से ही करेंगे, और ये आएगा 0.11 बटे 1000। अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक ये लग गया। अब बचा 0.11। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के बाएं तरफ कोई 0 है तो उसका महत्व नहीं रह जाता, तो इसे हम लिखेंगे सिर्फ 11 बटे 1000। अब हमारा अगला चरण होगा, इन चारों संख्याओं को एक जगह रखेंगे। 11 बटे 1, फिर 1111 बटे 100, फिर 11 बटे 100, फिर 11 बटे 1000। ये सारी संख्याएं यही हैं, आप देख सकते हैं, ये ठीक है। और चौथी संख्या ये है। अब इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। मतलब 11 और 11 का मासा निकालेंगे, और इसमें 100 और 1000 का लासा निकालेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। 11 और 11, इन सभी का अगर हम मासा लें तो मासा कैसे निकालेंगे, 1 गुणे 11। इसका अगर निकालेंगे तो ये होगा 11 गुणे 101, और ये होगा 1 गुणे 11, और ये होगा 1 गुणे 11। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इस तरीके के गुणनखंड विधि में देखते हैं
कि कौन सी संख्या जो है चारों में मिलेगी। तो पहली 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। तो यही आपका मासा हो जाएगा। क्या? 11 मासा हो जाएगा। और इसके सामने हम लिखेंगे 11। ठीक है। फिर अब हम निकालेंगे 100 का और 1000 का लासा निकालेंगे। तो 10 गुणे 10 दद्दहमा 100 हो गया, 10 गुणे 10 दद्दहमा 100 हो गया, 10 गुणे 10 गुणे 10। तो लासा में गुणनखंड विधि में होता क्या है कि जिनका जोड़ा है इनका जोड़ा, इनका जोड़ा, इनका जोड़ा, तो हम लिख लेंगे 10 गुणे 10 और जो संख्या बच रही है उसको भी लिख लेंगे। तो ये है 10। अब 10 गुणे 10 गुणे बराबर हो जाएगा 1000। तो आप यहाँ लिखेंगे बटे 1000। तो दोस्तों यही आपका उत्तर हो गया 11 बटे 1000। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, सवाल को थोड़ा सा और हल करेंगे। इसी 11 बटे 1000 को हम सरल करेंगे। सरल कैसे करना है? भाग दे लेंगे, 11 में 1000 से भाग दीजिए। तो भाई 11 है, छोटा है तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लेंगे, 0 बढ़ा। अब भी नहीं जाएगा तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, यहाँ एक 0 मिल गया। तो अब 1000 एक कम 1000 आया। फिर अब हमको 0 मिल जाएगा अपने आप एक ठो, फिर एक कम 1000। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? 0.011। और ऑप्शन में आपके कहाँ है 0.011? तो ऑप्शन ए ही सही है, 0.011। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, इसलिए नहीं मिस किया है कि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ 132 मीटर एवं 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में आ रही हैं, जिसमें से एक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? दोस्तों सवाल में खासियत ये है कि 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों रेलगाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं। एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। जब इस तरीके का सवाल होता है तो हम दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ लेते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई आपकी क्या है? 132 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 108 मीटर है। तो जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 3 1 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कुल कितनी है? 240 मीटर हमें प्राप्त हो गया है। अब सवाल में आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इन दोनों रेलगाड़ियों के भी चाल को हम जोड़ लेंगे। तो 32 धन 40 बराबर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, हमें इसी में से इसको भाग देना है। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखिएगा, मीटर को मीटर पर सेकंड से भाग देंगे। किलोमीटर अगर यही जगह 240 किलोमीटर होता तो हम इस किलोमीटर को चेंज ना करते, इसको 72 ही रख देते। चाहे आप इसको किलोमीटर में चेंज करिए, चाहे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो सबसे सरल होता है कि इसे ही हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18, 18 एक कम 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों एक चीज़ और हाँ आपको हम समझा देना चाहेंगे, ये 5 बटे होता क्या है? तो 5 बटे कहाँ से मिलता है? तो मान लीजिए ये है 1000, 1000 क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है? बिल्कुल होता है। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। अब अगर इनको काटे तो 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, आया कितना? 10/36 आया। थोड़ा और इसको सरल कर ले तो 2 पंचे 10,
2 एक कम 2, 2 8 16। यही होता है 5/18, यहीं से मिलता है। इसको सरल तरीके से हमेशा याद रखा जाता है। अगर किलोमीटर में है और ऊपर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर मीटर पर सेकंड में है कोई डिजिट और उसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो हम 18/5 लिखते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कुल क्या हो गई, 240 मीटर हो गई। और दोनों रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, तो हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। 0 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, आ गया कितना, 12 सेकंड। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको ऑप्शन सी सही मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार मैं आपको सरल तरीके से और बता देता हूँ क्या करना है। ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपको दिख रही है, सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, और इन दोनों की चाल को भी आपको जोड़ना है। तो 40 धन 32, अगर हम जोड़ें तो ये आ जाएगा क्या, 240, और ये आ जाएगा 72। 72 को 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 एक कम 18, 18 चौक 72, और ये हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 4 छक 24, 0 आया, और इसको इससे काट देंगे तो 5 एक कम 2, ये 12 सेकंड। ये हो गया 60 तरीका। आपको मतलब इतने में ही ये सवाल हल हो जाएगा, मतलब सेकंडों में आप ये सवाल को हल कर पाएंगे। ये समझाना था तो इसलिए आपको 2 पेज में समझाना पड़ा और बड़ा हो गया। तो ये होता है हल। सवाल के साथ आप खेलना सीखिए, आप बहुत जल्दी गणित को सीख जाएंगे। दिमाग को दौड़ाइए, एकदम घोड़े की तरह दिमाग को दौड़ाइए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो आपको इस सवाल में सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगी और वो है 20%। इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए इसका ट्रिक होता है, आपसे कह रहा है बढ़ जाता है। ठीक है, 20% क्या होता है, यही शब्द आपको पकड़ना है। बढ़ना है तो आप जो है ऐसे लिखेंगे, R/100 धन R गुणे 100। अगर यही घट रहा है तो यहाँ धन की जगह ऋण हो जाएगा बस। ठीक है, ये आपका सूत्र है। और R में क्या रखेंगे, तो यही 20% रखेंगे। R मतलब 20, तो चलिए रखते हैं 20/100 धन 20 गुणे 100। अगर इसको हम काटेंगे या हल करेंगे तो 20/120 गुणे 100। अगर काट दीजिए तो 20 एक कम 20, 20 छक्का 120, और ये थोड़ा कटने में दिक्कत होगी। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसको और सरल तरीके से। 100 भागे 6, 6 कम 6, 4 आया 0, 6 छक 36, और ये बचा 4। तो दोस्तों आप एक बात जान लीजिए, ये वाले डिजिट ना इसको ऐसे लिखते हैं 16, और ये वाले डिजिट को ऊपर लिखेंगे और बटे इससे 6 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 16 सही 4/6%। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा और इसका ऑप्शन ए सही होगा। कहने का मतलब हमें 16 सही 4/6% जो है ना, सामान में जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें कमी करना है, तभी जो है ये वृद्धि नहीं होगी, नहीं तो ये बढ़ना ही है। तो ये थोड़ा सवाल थोड़ा ट्रिकी होता है। आप अगर 1-2 बार समझ लेंगे इस तरीके के सवाल तो आप चुटकियों में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही सरल है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, माना कि प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, माना कि प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, पद आपका क्या है 2:5 है।
2:5 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब कह रहे हैं कि x जोड़ दें, तो चलो x जोड़ देते हैं, धन x बराबर क्या, जब हम जोड़ देते हैं तो 5:6 आ जाता है। क्योंकि क्यों आ जाता है भाई, ये कह रहा है ना अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए मतलब x जोड़ी जाए, तो ये 5:6 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। तो अगर इसको हम करेंगे तो लिखेंगे 6 2 धन x बराबर ये हो जाएगा 5 और 5 धन x। ये बात समझ में आ रही है आपको, मतलब इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए। अब इसे हम हल करेंगे, जब 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 का गुणा x में करेंगे तो ये धन 6x हो जाएगा। फिर बराबर लिखेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 धन 5 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब हमें पक्षांतर करना है इन संख्याओं का, तो 6x है तो सबसे पहले लिखेंगे 6x, इस 5x को इसको हम इधर लाएंगे, और ये धन है तो जब इधर जाएगा ना तो ये ऋण हो जाता है पक्षांतर करने पर। अब बची क्या 25 ऋण, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक है तो इधर जाएगा तो ये ऋण हो जाएगा। अगला क्या है स्टेप आपका, 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ x ही बचेगा भाई। 6x है और 5x घटा दिए तो x ही बचेगा, और इसमें से 25 में से 12 घटाएंगे तो आएगा कितना 13। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस कहने का मतलब ऑप्शन सी सही है। अगर आपको इस तरीके के प्रश्न में उत्तर की जांच करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमने सवाल में लिखा था 2/5 धन x। अब हमें x का मान मिल गया है क्या, 13 मिल गया है ना, तो x के जगह 13 रख दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। और संख्या क्या आनी चाहिए, 5:6 आनी चाहिए, 5/6 आनी चाहिए। अगर इतने को हल करने पर 5/6 आ जाता है तो जान लीजिए आपका आंसर सही है। तो 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 13 में 5 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सरल करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर हैं, 5 ऊपर 6 नीचे। तो इस तरीके से आपका आंसर सही है और उत्तर की जांच भी हो गई। आप संतुष्ट हो गए होंगे कि आपका आंसर सही है। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ चुकी है और हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी स्टेट की टेट दे रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैथ में आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 30 में 30 आप सही करके आएंगे। आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आप देख ही रहे हैं कि कितने सरल तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को काट के बताता हूँ। मतलब एक भी स्टेप मिस नहीं करता जिससे आपके दिमाग में वो छप जाए क्वेश्चन। और अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऐसे ही जुड़े रहे, ज़्यादा नहीं 2 महीना आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, डेली आप क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए, आपका इम्प्रूव होना निश्चित है। आपके मैथ में देखेंगे ना अचानक से परिवर्तन आ गया है, आप सवाल बड़े आसानी से हल कर पा रहे हैं, आपको ऐसा एहसास होने लगेगा। क्योंकि मैथ जो है ना प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बड़े से बड़े सवाल को सेकंडों में हल कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ने बी को घड़ी 10% लाभ से बेच दी, बी ने इसे सी को 10% हानि से बेच दी। यदि सी ने इस घड़ी का मूल्य 990 चुकाया हो तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था। ए ने बी को घड़ी 10% लाभ से बेच दी और बी ने इसे सी को 10% हानि से बेच दी। यदि सी ने घड़ी का मूल्य 990 रुपये चुकाया हो तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। दोस्तों, इस सवाल को ना हम पीछे की तरफ से हल करना शुरू करेंगे। कह रहा है सी ने घड़ी का मूल्य जो है 990 रुपये चुकाया है, तो सी बराबर 990 रुपये इसने दिया है। कहने का मतलब इसने खरीदा है, तो सी का ये क्रय मूल्य हो गया कि नहीं हो गया। सी ने खरीदा
990 जो चीज़ खरीदते हैं वो क्रय होता है, जो बेचते हैं वो विक्रय हो गया। लेकिन एक सी ने खरीदा किससे है, तो सी ने खरीदा है बी से। तो कहने का मतलब बी जो है ना, बी ने इसे बेचा है 990 रुपये में, तो बी का जो है ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब यहीं से हमें बात को पकड़ना है। कह रहा है बी ने सी को 10% हानि से बेची है ये घड़ी। मतलब इसने जो है ना खरीदा कुछ और था, ये बी जो है, बी का क्रय मूल्य कुछ और था लेकिन घाटे में बेचा है। तो हम इस घाटे को निकालने के लिए पता करेंगे कि इसने इसका क्रय मूल्य क्या है। तो इसे लिखेंगे 990, ठीक है, 990 गुणे 100/90। 90/100 कहाँ से आया या 100/90 कहाँ से आया, तो आप जानिए कि 10% की हानि पर बेच रहा है कौन, बी बेच रहा है। तो 100 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो यही 90 आ गया। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ ही रही होगी। ठीक, तो चलिए काट लेते हैं। 0 को 0 से काट देंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, मतलब ये आया कितना, 1100 रुपये। तो भाई बी का क्रय मूल्य जो है था 1100 रुपये था। ठीक, इतना बात समझ में आई आपको। ये 1100 रुपये किसको मिला था, ए को मिला था। कैसे भाई, ए ने घड़ी को बी जो 10% लाभ पर बेचा था, ठीक है ना, यही तो भैया ए ने जो है इसको 1100 रुपये में बेचा था, कहने का मतलब ए ने और सस्ते में ये घड़ी खरीदी थी। तो हम क्या करेंगे, 10% लाभ पर बेच रहा है ना, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, 1100 गुणे 100/110। 110 कहाँ से, यही जो 10% लाभ पर ए ने बेचा है। इसको इससे काट देंगे, 11 कम 11, 11 कम 10 बराबर 1000। ठीक, यही हो गया क्रय मूल्य किसका, ए का। तो यही आपका आंसर भी हो गया। कहने का मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको सवाल थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर सकता है, समझ में शायद ना आया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको सवाल समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सवाल फिर से बताऊंगा, इसी सवाल को दोबारा ले आऊँगा। दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है और आपको नहीं आ रहा है और वो सवाल आपके पास है, तो चैनल के जब वीडियो के नीचे जाएंगे ना तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ आपको जीमेल एक मिलेगा, ठीक है, जीमेल मिलेगा और वो मेरा जीमेल है, उस पर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भेज सकते हैं। वो अगर सवाल हमें मिल गया तो मैं उसका सॉल्व देने का आपको प्रयास करूँगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर आप बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।